हेलो स्टूडेंट्स, आइए बेटे शुरुआत कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, वित्तीय प्रबंध की। देखिए, नेट के अंदर आपके पास एक यूनिट है, यस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो आखिरकार फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते किसको है, ये समझना हमारे लिए बहुत बेहद जरूरी चीज है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जब तक आप इंट्रोडक्शन नहीं सीखेंगे यूनिट के बारे में कैसे जानेंगे। हाँ बिल्कुल, सिलेबस के बारे में भी आपसे डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीजें कवर्ड होनी है, हम क्या क्या चीजें कवर्ड करवाएंगे, सारी एक से लेकर के और एंड तक की हर एक चीज के बारे में आपसे डिस्कशन चलेगा। एग्जाम जो पास के हुए हैं उनके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, उसी के साथ साथ में हम आपसे डिस्कशन भी करेंगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस लगातार बेसिस पर आ रहे हैं, उन सब चीजों को डिस्कस करना ही है। तो आइए शुरुआत करते हैं आपका और हमारा सफर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं बेटे आज। एक बात बताइए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते किसको है, क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग। देखिए, एक मैं सिंपल सी बात बताता हूं आप लोगों को कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसको कह रहे हैं अपन। है, आइए मैं एक छोटी सी चर्चा करता हूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध, ठीक है। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अगर एक बहुत आसान शब्दों में मैं समझाना चाहूं कि क्या कहेंगे, तो हम इसे दो टुकड़ों में समझना चाहेंगे, एक है फाइनेंशियल और एक है मैनेजमेंट। फाइनेंशियल का मतलब ही क्या है, जो कुछ भी मनी से रिलेटेड है, मॉनेटरी है, इन टर्म्स ऑफ मनी है, जो कुछ भी मौद्रिक है, मुद्रा में मापा जा सकता है, उन सभी को क्या कहेंगे, फाइनेंशियल। बात बिल्कुल सही है। तो फिर मैनेजमेंट किसको कहेंगे, मैनेजमेंट का मतलब ही समझ रहे हो, प्रबंध। यानी आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनका बेहतर तरह से इस्तेमाल कर पा रहे हो या नहीं। सर, इस्तेमाल करना ही मैनेजमेंट है क्या, नहीं नहीं नहीं, इसमें और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। जैसे कि आप फंड्स कहां से रेज करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है फंड्स रेज करना। दूसरी चीज आप क्या चेक करते हो कि सर उसका यूटिलाइजेशन क्या करते हैं। तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट जोड़ दूं तो मैं क्या कहूंगा, बहुत आसान शब्दों में बताना जरा। मैं आपसे बस इतनी बात कहूंगा कि फंड्स कहां से अरेंज करने हैं और फंड्स कहां पे यूज करने हैं। फंड्स कहां पे अरेंज और फंड्स कहां पे यूज, सिर्फ दो चीजें आपने याद करनी। अच्छा सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बस इतना ही है। अरे बेटे, अभी तो शुरुआत करिए, अभी से कैसे खत्म कर दें, बहुत सारी चीजें कवर्ड होंगी। तो इसका मतलब मैं अगर सही मायनों में आपसे बोलूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसको कहते हैं, तो आपको पहले जानना पड़ेगा फाइनेंशियल किसे कहते हैं। ये ये जो फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं ना हम, ये जो फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं, ये फाइनेंशियल क्या होता है, इसके ऊपर चर्चा करनी है अपने को। हम इसके ऊपर डिस्कशन, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल का मतलब मैंने क्या कहा, इन टर्म्स ऑफ मनी, जो कुछ भी मुद्रा से संबंधित है, मनी है, वो सब हमारे लिए क्या है, फाइनेंशियल। अच्छा, चलिए तो आगे बात करते हैं इसी के ही रेस्पेक्ट में, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल। तो एक टर्म हम समझेंगे फाइनेंशियल और एक टर्म समझेंगे हम क्या, मैनेजमेंट। देखो एक बात समझो बच्चों, आप है ना, ऐसे मत समझो कि आप ऑनलाइन में बैठे हो तो आपको कोई सुन नहीं रहा। मैं आपको सुन रहा हूं, देख भी रहा हूं, यस। मुझे पता है कि आप रिवाइज नहीं करते, मेरे साथ साथ दोहराते नहीं हो। बेटे मैं एक बात याद करा रहा हूं आप लोगों को, आप मेरे साथ साथ रिपीट जरूर करते रहिए, चाहे कहीं पे भी बैठे हो, और फुल अपने एनर्जी के साथ में। ऐसा नहीं सुस्ती के साथ में नहीं, वेब सीरीज नहीं देख रहे कोई तुम, यस, तुम क्या कर रहे हो, क्लास ले रहे हो, तो एनर्जी होनी जरूरी है, एनर्जी होनी चाहिए। मैं और आप एक दूसरे से कनेक्टेड होने बहुत जरूरी है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं ये समझ के कि आप मुझे देख रहे हो, देख रहे हो ना, यस। तो बस यही मैं चाहता हूं, और क्या है, और मैं भी आपको देख लूं, आप भी रिवाइज कर लो मेरे साथ साथ, बस बात बन जाएगी। या एक बात समझना, आपने और हमने मिलकर के जो काम किया ना, ये 1 घंटे के जो वीडियोस आने वाले हैं, उसके अंदर 80% काम तो वहीं खत्म हो जाएगा, अगर आप साथ साथ रिवाइज करते रहे तो। ये बात तय है। बस 20% एफर्ट्स आपको रिवीजन के डालने, और करना क्या है। तो इसलिए बोल रहा हूं मेरे साथ साथ दोहराइए, चलिए फटाफट से बोलिएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कितनी बातें पढ़नी है, दो, एक फाइनेंशियल और एक मैनेजमेंट। आइए
पहले फाइनेंशियल के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए हमारे एग्जाम में कई बार रिपीटेड मोड पर क्वेश्चंस आया करते थे, अब नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि अब देखने को मिलेंगे आपको। पहले रिपीटेड मोड पर क्वेश्चंस पूछ लेते थे। और क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे, सुनना जरा ध्यान से। एवरीथिंग विच इज कनेक्टेड विद मनी इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल। एक क्वेश्चन पहले पूछा गया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल। लो कर लो बात। फाइनेंशियल किसको कहते हैं, जो क्या है, विच इज रिलेटेड, विच इज कनेक्टेड विद मनी, जो मनी से रिलेटेड है, बस उसी को ही हमने क्या कह दिया, फाइनेंशियल। तो याद रखना मुद्रा यानी कि मनी, ये इंपॉर्टेंट कर, ठीक है सब। फाइनेंशियल इज ऑल्सो नोन एज द साइंस ऑफ मनी। एक क्वेश्चन और पूछ लिया गया हमसे, व्हाट इज साइंस ऑफ मनी। साइंस ऑफ मनी, सर हम साइंस पढ़ रहे हैं कि कॉमर्स पढ़ रहे हैं। देखिए इसीलिए इसको क्या कहा गया, साइंस ऑफ मनी, धन का विज्ञान। ये याद रखने वाली बात है सर, धन का विज्ञान यानी यानी फाइनेंशियल। अब क्यों कह रहे हैं इसे अपन साइंस, देखिए साइंस का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, और साइंस किस बात से जुड़ा हुआ रहता है, ये एक्चुअली में एक लैटिन वर्ड है साइंसिया, उससे निकल करके आया। उसका मतलब ही क्या है, प्रयोग करते रहो। जैसे जो जो नेचर है आपके, उन सब चीजों के रिस्पेक्ट में एक्सपेरिमेंट करते रहना और अपने रूल्स बनाते चलना। करते करते यही है हम। साइंस के अंदर काम ही क्या होता है, सिर्फ एक ही काम होता है, और वो काम क्या है सर, एक्सपेरिमेंट करते रहो, प्रयोग करते रहो, और उसके प्रयोगों के बेसिस पर नेचर्स को जानते रहो कि क्या है एक्चुअली। एक वर्ड क्या यूज किया गया, धन का विज्ञान, और एक वर्ड क्या यूज किया गया, फाइनेंस इज दी लाइफ ब्लड। लाइफ ब्लड, लाइफ ब्लड क्या होता है बेटे, लाइफ ब्लड किसको कहेंगे सर, लाइफ ब्लड यानी जीवन रक्त। ये जीवन रक्त, ये भी फाइनेंस है। यानी किसी एक व्यवसाय के लिए, किसी एक व्यवसाय के लिए, किसी एक बिजनेस के लिए फाइनेंस, वित्त, पैसा, फंड्स, कोष क्या है, रक्त के समान है। सर रक्त के समान है, ब्लड के समान है, कैसे बताते, अभी दोनों चीजों के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं। छोटा सा पॉइंट डिस्कस करता हूं आपसे। हाँ ठीक है, एग्जाम के ओरिएंटेड इतनी बातें कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें पता हो जाती है तो समझ में आ जाती है बड़ी जल्दी। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। कहां से आया है, साइंसिया से आया है। का मतलब ही क्या है, नॉलेज यानी कि ज्ञान। तो साइंस का मीनिंग क्या निकाला गया, साइंस की डेफिनेशन क्या दी गई है, साइंस की डेफिनेशन दी गई है, साइंस इज सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। यानी विज्ञान, विज्ञान क्या है, व्यवस्थित और व्यापक जांच और प्रकृति के कारणों तथा प्रभावों की खोज है। यस, इसका मतलब क्या हो गया, आप जो डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हो उन सब के नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो एक बार बताओ बेटे, जब मैं बोलूंगा फाइनेंशियल, इसका मतलब ही क्या है, ये इन टर्म्स ऑफ मनी की बात कर रहा है, और मनी की ए से लेकर के जेड तक की सारी नॉलेज इसके अंदर कवर्ड रहेगी। तो मैं एक बार बताओ, अगर मैं आज बिजनेस चलाना चाह रहा हूं, बिजनेस करना चाह रहा हूं, अरे मैं छोड़ो चाहते हो, तो क्या पैसा चाहिए या नहीं चाहिए, सर पैसा तो चाहिए ही, बिना पैसे के तो सर बिल्डिंग भी नहीं आ सकती, फर्नीचर भी नहीं आ सकता, एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकता, रॉ मटेरियल नहीं आ सकता, मटेरियल नहीं आ सकता, लेबर नहीं आएगी, वर्कर नहीं आएंगे, सब लोग पैसा मांगेंगे। तो सब पैसा मांगेंगे, पैसे की नीड, जरूरत है आपको, बेहद जरूरत। इसका मतलब किसी भी बिजनेस को क्या हम बिना पैसे के चला सकते हैं, हाँ चला सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल सकता। शॉर्ट टर्म भले ही चल जाए कि आप इधर उधर से उधार ले आए, काम चला लिया, हो गया काम, कि गुड्स खरीद लाया उधार, रेंट वाले को बोला 2 महीने बाद चुका दूंगा, किसी सैलरी वालों को कह दिया कि अभी जरूरत नहीं है, अभी रखा ही नहीं स्टाफ आपने, कुछ टाइम तक आप चला सकते हो, लेकिन लेकिन बेटे ये लंबे समय के लिए नहीं चलने वाला। ये एक लिमिट तक ही अच्छा लगता है, वहीं तक ही ठीक लगेगा, उसके बाद सब बेकार। तो इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी से बोलो, साइंस, साइंस मतलब नॉलेज, साइंसिया का मतलब ही नॉलेज है ना, नॉलेज है ये, और किसका नॉलेज है, धन का विज्ञान है, रिलेटेड टू फाइनेंशियल है, इन टर्म्स ऑफ मनी है, सिंपल सी बात, ठीक है, ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक ठाक बात है। हाँ ब्लड के बारे में बोल रहा था मैं, ओ हो ब्लड, ब्लड देख पा रहे हो आप, यहां से लेकर के और यहां तक, ये रे पैर तक, सब पूरी बॉडी के अंदर क्या फैला हुआ है, ब्लड। तो बेटे एक बात बताओ ना,
अगर पूरी बॉडी में कहीं पे भी एक भी जगह ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, कहीं पे भी ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, तो वो हिस्सा पैरालाइज्ड हो जाता है कि नहीं? यस, पैरालाइज तो हो जाता है सर, वो हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। अब मैं आपको यही चीज समझाना चाह रहा हूं, यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि एक बिजनेस है हमारा, और बिजनेस के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करता हूं तो बिजनेस में क्या, जरा ध्यान से, कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे बिजनेस, जैसे कि सर परचेज डिपार्टमेंट, क्रय विभाग, हाँ होता है। फिर एक और होता है स्टोर डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, हाँ सर ये भी होता है। फिर स्टोर डिपार्टमेंट के साथ साथ में और कौन होता है? ये परचेज डिपार्टमेंट है, ये स्टोर डिपार्टमेंट है, और कौन होता है भाई? सर जब ये सब हो जाता है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फुल परफेक्ट बात है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अच्छा, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाद है सर प्रोडक्शन हो गया तो उसे फिर स्टोर में रखना पड़ता है, तो स्टोर डिपार्टमेंट वो भी होता है। फिर स्टोर डिपार्टमेंट के बाद क्या है सर? सेल्स डिपार्टमेंट होगा, सेल डिपार्टमेंट भी है बेटे, बिल्कुल सही बात है, ये भी है। अच्छा, अच्छा, इन सब को कनेक्ट करने वाले दो डिपार्टमेंट्स और होते हैं बच्चों, क्या? दो डिपार्टमेंट्स और हैं, और वो डिपार्टमेंट का नाम क्या है? एक तो होता है एचआर डिपार्टमेंट, एक होता है एचआर डिपार्टमेंट, इन सबको जो कनेक्ट कर रहा होता है एचआर डिपार्टमेंट। और एक डिपार्टमेंट और है, यस, पर वो क्या है? वो डिपार्टमेंट है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, या फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात कर, क्लियर है क्या बात? तो बेटे एक बात बताओ, अब मैं आपसे कह रहा हूं बिजनेस की बात, बिजनेस यहां से लेकर के यहां, ये परचेज से लेकर के और सेल्स तक है कि नहीं है? सर है। तो परचेज से लेकर सेल्स तक अगर है, ये कोई ऐसा पार्ट है क्या जहां पर पैसे की जरूरत नहीं पड़ रही हो? है, अगर किसी भी एक स्टेज पर आपने पैसा नहीं पहुंचाया, वो स्टेज डैमेज, वो डिपार्टमेंट ही बंद हो जाना है, कुछ काम ही नहीं होगा, है? यस, ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया? फाइनेंस जो है वो एक्चुअली में क्या है? हमारे ब्लड की तरह है, तो यहां से लेकर के और पूरे बिजनेस के अंदर फैला हुआ है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पे क्या नहीं हो, है पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं, पैसा होना जरूरी है, सिंपल सा। चलते हैं आगे। तो हमने पहली बोली, पहला पहला पॉइंट ही क्या डिस्कस किया? फाइनेंस के बारे में। जो बेसिक क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, आओ फटाफट से बात करते हैं एक बार डिस्कशन। व्हाट इज फाइनेंस? फाइनेंस किसको कहेंगे? वित्त क्या होता है? वित्त क्या होता है? सर मनी, मुद्रा, बिजनेस, व्यवसाय, ऑपरेशंस, परिचालन, उपरोक्त सभी। तो बेटे वित्त का मतलब तो सिर्फ एक ही है, मनी, मुद्रा। बोला हाँ या ना? यस, बिल्कुल सही बात। चले, फाइनेंस इज दी, किसको कहेंगे फाइनेंस? फाइनेंस इज दी, वित्त डैश होता है, वित्त डैश होता है। क्या साइंस ऑफ बिजनेस होता है क्या? नहीं 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 सर, साइंस ऑफ बिजनेस नहीं होता। क्या साइंस ऑफ मनी है क्या? यस, मुद्रा का विज्ञान। अब ये मुद्रा का विज्ञान भी बोल सकते हो और इसे धन का विज्ञान भी बोल, एक ही बात है, कोई डिफरेंस दोनों के अंदर, बिल्कुल परफेक्ट बात। क्या बेटे, चलिए। डैश इज ऑल्सो नोन एज लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, डैश को व्यवसाय के जीवन रक्त के नाम से भी जाना जाता है। किसको? फंड्स को, या कैश को, या फाइनेंस को, या ऑल ऑफ द अबव को? सर ऑल ऑफ द अबव कह दो, सब एक ही तो बात है। अरे बेटे एक बात नहीं है, देखो मैं अगर कैश कहूंगा तो बैंक कहां जाएगा, इसलिए कैश अधूरा है, कैश पूरा वर्ड नहीं है, तो कैश तो छोड़ दो। मैंने फंड्स जब इंक्लूड किया तो, हाँ सर ये ठीक किया आपने, फंड्स है ना, फंड्स का मैं तो कैश भी आ गया, बैंक भी आ गया, सारी चीजें आ गई, आ गई बेटे। लेकिन इससे भी बड़ा कौन है? फाइनेंस, वित्त, इसमें तो सब कुछ इंक्लूड। तो इसका मतलब क्या है?
फाइनेंस इज द ब्रॉडर टर्म इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो आपको फिर कौन सा वाला ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए? यू हैव टू चूज द ऑप्शन दैट इज फंड्स वित्त, सॉरी फंड्स नहीं, फाइनेंस, अरे फंड्स नहीं, वित्त यानी कि फाइनेंस, फंड्स गलत बोल दिया। चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। अब बिजनेस कुड नॉट बी रन इफेक्टिवली विदाउट, मैंने बोला ना भाई, किसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता, किसके बगैर बिजनेस नहीं चल सकता? सर फाइनेंस के बिना विद बिजनेस को चलाना बहुत मुश्किल काम है लॉन्ग रन के लिए। शॉर्ट रन में तो चला सकते हो, लेकिन लॉन्ग रन में ये चलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज, क्या है मैनेजमेंट? देखिए अब समझना जरा, हमने अभी तक फाइनेंस के ऊपर बात कर ली, अब हम जो आगे बात करने जा रहे हैं बेटे वो किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं? मैनेजमेंट के रिगार्डिंग बात। मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, किसको बोला जाएगा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल of human activities and physical resources to achieve the objectives, to to achieve the objectives of the organization। दोबारा से सुन, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट किसको बोल रहे हो बेटे? सब मैनेजमेंट का मतलब है प्लानिंग, मैनेजमेंट में किस किस को इंक्लूड करते हैं सुनना ध्यान से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल ऑफ human activities and physical resources to achieve the objectives of the organization। ठीक बात है, यानी हमारा मैनेजमेंट का इंटेंशन ही क्या है, हम मैनेजमेंट में चाहते क्या हैं? सबसे पहली चीज प्लानिंग करना, सबसे पहला इंटेंशन हमारा क्या है? प्लानिंग करना। ऑर्गेनाइजेशन, मैंने ऑर्गेनाइज का मतलब है संगठन, यानी सब चीजों को इकट्ठे और साथ साथ चलाने के रिस्पेक्ट में बात है। फिर चला तो रहे हैं, सब कुछ है, अरेंजमेंट सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन उन सब के बीच में सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, और इन सब के साथ साथ कंट्रोलिंग होना भी बहुत जरूरी है। क्या? ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, जो मानवीय गतिविधियां हैं वो, और फिजिकल रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं आपके पास वो, ताकि आप क्या कर सको? अपने बिजनेस के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के, अपने व्यवसाय के सभी उद्देश्यों की। सर ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, केवल हिंदी में कहाँ है? अरे ये रहा बेटे, ये रहा, हियर इट इज। क्या बोल रहे हैं? प्रबंध से आशय, प्रबंध से आशय किसी संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति से है, किसी संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति से है। क्या है? मानवीय गतिविधियों और भौतिक संसाधनों की योजना बनाने, व्यवस्था करने यानी कि अरेंजमेंट यानी जुटाने से, समन्वय स्थापित करने यानी सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन, और उन्हें नियंत्रित करने से। तो सिंपल सी बात है, क्या चाहते हैं हम? हमारा मैनेजमेंट करने का सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट मोटिव पता है क्या होता है? मोटिव ही इतना होता है कि हाँ, हम अपने बिजनेस के सभी उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे। यस ऑफ कोर्स, यही हमारा मेन मोटिव है, सबसे मेन मोटिव यही। और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही हम क्या चाहते हैं? हम अपनी प्लानिंग्स करते हैं, अरेंजमेंट्स करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, और साथ ही साथ उन्हें कंट्रोल भी करते हैं। जो बजट्स बनाए, जो प्लानिंग्स तैयार करी हैं, जो एग्जीक्यूशंस किए हैं, पर कंट्रोलिंग भी बहुत जरूरी होता है। यस, वो भी जरूरी। फिर क्या बोलते हैं अपने को? मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेटे अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने फाइनेंशियल पढ़ा अलग, मैंने मैनेजमेंट पढ़ा अलग। अब मैं फाइनेंशियल क्या कहता है? विच इज रिलेटेड टू मनी, मुद्रा से संबंधित है। जो मैनेजमेंट है वो क्या कह रहा है? सर वो कह रहा है सिंपल सी बात, चार बातें इंपॉर्टेंट कह रहा है वो हमारे को, प्लानिंग करने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, सिर्फ चार इंपॉर्टेंट बातें कह रहा है, ताकि हम अपने 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 बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स की पूर्ति कर, समझे? ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्यों की पूर्ति हो। आइए अब मैं इसे, जब मैं फाइनेंशियल और मैनेजमेंट
दोनों को सेपरेट ना पढ़ के दोनों को कंबाइंड करके पढ़ता हूं ना, तो इसका मीनिंग क्या निकल करके आता है? कुछ अलग ही बात आ जाती है क्या, या वही सब बातें? अरे बेटे वही है यार, कुछ अलग नहीं है, बस सबके आगे क्या जोड़ दो? मनी मनी मनी। सबके आगे मनी जोड़ दो। सर कैसे कैसे जोड़ दे मनी? आओ ना, आओ मैं बताता हूं कैसे जोड़ दे मनी है। प्लानिंग मनी से रिलेटेड कर दो, अरेंजमेंट मनी से रिलेटेड कर दो, कोऑर्डिनेशन मनी, कंट्रोलिंग मनी। सर क्या मनी मनी कर रहे हो आप? बेटे समझो, वापस से समझना, मैंने इसके आगे क्या जोड़ दिया? फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अरे भैया सिंपल है रे यार, तुम समझते तो हो नहीं कोई बात को। क्या बोल रहे हैं? प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब हो गया कि हमको कितने रुपए जुटाने चाहिए, कितने रुपयों की आवश्यकता है, कितने फंड्स की जरूरत है। हम अपनी जरूरत पहचानेंगे प्लानिंग के। ओके, मैनेजमेंट का सबसे पहला काम क्या है? प्लानिंग करना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी सबसे पहला काम क्या है? यस, प्लानिंग करना। अरे बेटे काय की प्लानिंग कर रहे हैं सर? पैसे कितने चाहिए? अरे किसी भी बिजनेस को इनिशिएट करने के लिए, कोई भी बिजनेस आप चालू करोगे, इनिशिएट करने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन कितने चाहिए ये पता करना। तो फर्स्ट थिंग इज प्लानिंग। इन विच रिस्पेक्ट, किस रिस्पेक्ट में प्लानिंग की बात कर रहे हो? सर हम बात कर रहे हैं धन को जुटाने की, कि कैसे हम अपने कोष, कितने चाहिए, कैसे चाहिए, कहां से अरेंजमेंट करें। अरेंजमेंट की बात आ गई ना, तो ये वर्ड आ गया। अच्छा, मतलब मैंने अगर ये पता लगा लिया कि मेरे बिजनेस में मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो ये 1 करोड़ रुपए आएंगे कहां से? ये आएंगे कहां से? ये अरेंजमेंट की बात। आएंगे कहां से? सर इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बैंक लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, मॉर्गेज लोन है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, वर्किंग कैपिटल है। अरे भैया बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से कहां से आप पैसा जुटाओगे, कहां से अरेंजमेंट करना है? दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, दैट इज अरेंजमेंट। सो इजी। सर ठीक है, हो गई बात, समझ में आ गई। प्लानिंग की बात समझ में आती है, कितना पैसा जुटाना है, कितने पैसे की जरूरत है, कितने मनी, कितने फंड्स की नीड है हमारे बिजनेस में, और उस नीड की पूर्ति कहां से की जाएगी, ये पता करना, ये अरेंजमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। बात सही है सर, समझ में आती है। कोऑर्डिनेशन, व्हाट अबाउट द कोऑर्डिनेशन? अरे भाई पैसा आ गया, पैसा आ गया, तो इन इन डिपार्टमेंट्स को पहुंचाना भी तो पड़ेगा ना। इन डिपार्टमेंट्स को, परचेज बोलेगा इतने पैसे, लो भाई। स्टोर बोलेगा इतने पैसे, लो भाई। सेल्स बोलेगा इतने पैसे, प्रोडक्शन बोलेगा इतने पैसे, स्टोर्स बोलेगा इतने पैसे, एचआर बोलेगा। हर एक की आवश्यकता को समझना, हर एक की रिक्वायरमेंट को समझना, और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे पे करना। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द मेन रोल। यही क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन कहलाता है। एक बात समझो ना बेटे, यार ये तो अच्छी बात नहीं है कि मैं ही बोले जा रहा हूं, आप भी तो कोई बात बोलो ना। यस, क्या बोल रहे हैं? सुनना ध्यान से, मैंने क्या कहा? अगर मैंने पैसा किसके पास नहीं पहुंचाया? परचेज डिपार्टमेंट के पास नहीं पहुंचाया। अरे तो कितने ही एफर्ट्स कर लो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितनी ही प्लानिंग कर ले, कितने ही बजट बना ले, क्या मैन्युफैक्चर कर लेगा? नहीं, कुछ मैन्युफैक्चर कर पाएगा क्या? कुछ भी नहीं कर सकता भाई। कारण बताओ क्यों? क्यों मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा? सर क्योंकि क्योंकि परचेज करने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे तो आपने दिए ही नहीं। तो जब परचेज ही नहीं होगा, तो गोडाउन में माल नहीं होगा, माल नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे किसकी? रॉ मटेरियल होना भी जरूरी है। अच्छा, परचेज डिपार्टमेंट को पैसा दिया, स्टोर डिपार्टमेंट को पैसा दिया, प्रोडक्शन वाले को नहीं दिया, तो क्या मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी? सर हो ही नहीं सकती है, मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल ही नहीं होगी। स्टोर डिपार्टमेंट है, इन्हें स्टोर डिपार्टमेंट को नहीं देंगे तो ये क्या गुड्स की देखभाल कर पाएंगे? सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट को पैसा नहीं देंगे तो ना वो आगे गुड्स बेचना ही नहीं चाहेगा, कि सैलरी टाइम से नहीं आ रही होगी, ब्रोकरेज नहीं आ रहा होगा, कमीशन नहीं आ रहा होगा, इंसेंटिव नहीं आ रहा होगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो वो एफर्ट्स कहीं को डालेंगे काम के लिए यार? कोई नहीं करने वाला। बिना पैसे के कोई काम नहीं हो सकता। ओहो हो, समझ रहे हो क्या?
तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन भी जरूरी हो गया। और बताओ, कंट्रोलिंग की बात करूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल? सर कंट्रोल का मतलब जो पैसा आपने उन तक पहुंचाया है ना, तक हर एक डिपार्टमेंट तक, भैया उनसे टाइम टू टाइम रिव्यू लेते रहो कि तुमको जो पैसा दिया था उसका यूटिलाइजेशन क्या किया तुमने, तुमको जो पैसा पहुंचाया था सही यूज किया कि नहीं, गुड्स खरीदा कि नहीं, खरीदा तो सही क्वालिटी का खरीदा कि नहीं, सही क्वांटिटी में खरीदा कि नहीं, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होनी चाहिए। ये भी उसी डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट का, तो इसको कहेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेटे एक बात समझ में आ रही है, ये दो चीजें तो कनेक्टेड हैं, पैसा जुटाने से, ये फंड्स को रेज करने से कनेक्टेड है, और ये बाकी सब, ये सब खर्च करने से रिलेटेड, ये सब क्या कर रहे हैं, खर्चा करने की बात कर रहे हैं। यस, एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। बात समझते हो क्या? हाँ सर, समझ में आती है बात। तो आओ पढ़ते हैं, देखें जरा इसे आगे। ये लो, ये लो, 1 मिनट दूं मैं अगर आपको, तो पढ़ के बताना जरा क्या पॉइंट लिख के दिया है, क्या पॉइंट लिख के दे रहे हैं। द मनी विच इंक्लूड्स मैनेजिंग दी मनी, मनी को मैनेज करने की बात कर रहे हैं ये, मैनेजिंग मनी, वित्त का प्रबंधन जिसमें डिटर्मिनेशन शामिल है, यानी निर्धारण, मतलब कितना चाहिए, कितने फंड्स की जरूरत है आपको, डिटर्मिनेशन। फिर बोल रहे हैं एक्विजिशन, यानी अधिग्रहण, मतलब कहां से फंड्स रेज करने हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, और फिर जो अवेलेबल हैं अलो ले लो, उनसे पैसा इकट्ठा कर लो। फिर एलोकेशन, यानी आवंटन, यानी ये किसकी बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, बांट देना है, बांटा जाएगा, बांट दो, इसको बांटना लिख देता हूं, बांटना, आवंटन, हर एक डिपार्टमेंट को जिसको जितनी जरूरत है उसके हिसाब से उसे बांट दीजिए। एंड यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वित्तीय संसाधनों का उपयोग करना भी जरूरी है। कैसे कैसे यूटिलाइजेशन किया जाएगा, तो एक तो हुआ एक्विजिशन ऑफ फंड्स, फंड्स को अक्वायर करना, और एक हो गया यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। दो इंपॉर्टेंट बातें निकल करके आती हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। ठीक है, अच्छा ये सब काम करने से होगा क्या, ये सब काम करने से सर, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बात समझ में आती है क्या बेटे? तो मैं अगर अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिस्क्राइब करना चाहूं, मैं अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिस्क्राइब करना चाहूं, तो मैं क्या बोलूंगा, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है दो इंपॉर्टेंट बातें। पहला, फर्स्ट क्या है, रेजिंग फंड्स है, फर्स्ट क्या है, रेजिंग फंड्स, यानी एक्विजिशन ऑफ फंड्स, कोषों को जुटाना, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे लिए, सेकंड पॉइंट क्या बोल दिया है, जुटा तो लिया, यूटिलाइजेशन भी तो जरूरी है, तो ऑफ फंड्स, यूसेज भी बोल सकते हो, यूजेस भी बोल सकते हो, यूटिलाइजेशन भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, ये कहलाता है कोषों का
उपयोग, कोषों का उपयोग। अब फंड्स को रेज करने की बात आती है, कहां कहां से रेज कर सकते हैं हम अपन अपने फंड्स को? सर हम अपने फंड्स को रेज कर सकते हैं कैसे? ओन्ड फंड्स से। इसको बोलते हैं स्वयं के कोष। स्वयं के कोष। स्वयं के कोष किस किस को कहते हैं भाई? स्वयं के कोष हमारे खुद के फंड्स की बात कर रहे हैं, खुद के रिसोर्सेज की। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं खुद के फंड्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? इक्विटी शेयर। यस, इक्विटी शेयर्स कहलाएगा। इक्विटी शेयर्स क्या बोलते हैं इसको? इक्विटी शेयर्स को है समता अंश। बिल्कुल सही है। फिर क्या है? प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंश, अधिमान अंश भी नाम लिया जाता है। और रिजर्व्स एंड सरप्लस, संचय एवं आधिक्य। दो तीन, ये तीन कहलाते हैं ओन्ड फंड्स। खुद के कोष हैं ये, खुद के। और क्या होते हैं सर? और क्या हो सकते हैं? बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स, मैं इसको आसान शब्द में बोलूं, ऋण। कुछ लोग ऋण कोष भी बोल देते हैं इसको, बट ऋण ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है, ऋण कोष बोलना अजीब सा लगता है इसका। ऋण यानी कि बोरोड फंड्स हैं, उधार लिए गए कोष हैं ये, हमारे नहीं है। सर इसमें क्या क्या कवर्ड होगा? अरे भाई सिंपल है, सिंपल बेटे। एक होता है लॉन्ग टर्म डेट्स, एक होता है शॉर्ट टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स, शॉर्ट टर्म डेट्स, सिंपल बात है। अच्छा, अब बात कर रहे हैं किसके लिए? कोषों की व्यवस्था के लिए। तो कोषों की व्यवस्था में किस किस को शामिल कर रहे हैं भाई अपन? कोषों की व्यवस्था में किस किस को शामिल किया जाएगा? सर कोषों का उपयोग करने की बात कर रहे हैं। अरे सिंपल है बेटे, या तो मैं लॉन्ग टर्म यूजेस करूंगा, लॉन्ग टर्म यूज जब करते हैं ना, तो उसके लिए अपने को कैपिटल बजटिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? कैपिटल बजटिंग। और क्या करना पड़ता है बेटे? शॉर्ट टर्म यूजेस। शॉर्ट टर्म यूजेस के लिए क्या करना पड़ता है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अच्छा, और भी कोई यूज है क्या? हाँ है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, लाभांश वितरण ये कहलाता है। लाभांश वितरण, इसके लिए पढ़नी पड़ेगी अपने को क्या? डिविडेंड पॉलिसीज। जिसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? डिविडेंड पॉलिसीज पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, ये हमारा एक पूरा चार्ट है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिस्क्राइब करता है, और साथ ही साथ किस चीज को डिस्क्राइब करता है? तो यस, हमारे सिलेबस को। ये बात समझ में?
इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में सिलेबस ही डिस्कस नहीं किया था आपसे, तो मैंने अभी ये सब चीज़ें डिस्कस करी है। हालांकि जैसे मैं अभी इसको और कभी बिल्कुल एलॉबरेट करना ही है, डिस्क्राइब करना है, बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। जब ये काम कंप्लीट कर देंगे तब मैं आपके पास आऊँगा और आपसे सिलेबस डिस्कस करूँगा कि देखिए क्या है सिलेबस के अंदर, क्या यही सब चीज़ें तो कवर्ड नहीं है कहीं? यस, यही मिलेगा आपको। सर ये फंड्स का अरेंजमेंट जब हम कर रहे होते हैं तो कौन से ऑप्शन को चूज करें? इक्विटी लें कि प्रेफरेंस लें कि रिजर्व्स एंड सरप्लस लें, क्या लें आखिरकार? कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए हमारे को, या फिर हमारे को बोरोड फंड्स लेने चाहिए, हम उधार ले लें, या खुद के ही फंड्स? सर क्या करना चाहिए सब बताएंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेटर है। लेकिन मैं उस पॉइंट पर जाऊं उससे पहले आपसे एक डिस्कशन करना चाह रहा हूं, और वो डिस्कशन पता है क्या है? ये प्रेफरेंस शेयर के रिस्पेक्ट में मैं बात करना चाह रहा हूं। आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। हम प्रेफरेंस शेयर्स को ओन फंड्स में डाल रहे हैं, और क्यों हम इक्विटी वालों को ओन फंड्स में डालते हैं? सर ऑब्वियस है ना, ये इक्विटी वाले जो हैं इनके पास क्या होता है? वोटिंग राइट्स होता है, ये वोट कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है सर? वोटिंग राइट से इसका मतलब है वो डे टू डे की एक्टिविटी में इंटरप्ट कर सकते हैं। हालांकि डे टू डे में इंटरप्ट नहीं करते, लेकिन वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करके रखते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्टर, है तो उन्हीं के बिहाफ पे काम करने वाला पर्सन ना, तो बस वो इसी को ही बात कर रहे हैं। तो वो हमारे को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे बताए हुए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि शेयर होल्डर्स डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली डे टू डे एक्टिविटीज में इंटरप्शन कर सकता है। if equity shareholder has power to interrupt in the day to day activities, it will be considered as owner, और ओनर जो है वो ओन फंड्स कहते हैं। बात समझ में आती है क्या? तो जो व्यक्ति डे टू डे एक्टिविटीज में हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरप्शन कर सकता है, तो उसके पास जो शेयर्स रखे हुए हैं, तो वो पर्सन उसका क्या बन जाता है? क्या? हाँ, वो उसका ओनर बन जाता है, और ओनर के जो फंड्स होते हैं वो तो भैया ओन फंड्स ही कहलाएंगे। लेकिन प्रेफरेंस वालों के पास ऐसा क्या है? इन प्रेफरेंस वालों के पास ऐसा क्या है कि हम इन्हें ओन फंड कह दें या ओनर कह दें? ओनर तो नहीं होते प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सर ओनर तो नहीं होते, ये बात तो हमको ही पता है, क्योंकि वोट नहीं डाल सकते, वोटिंग राइट्स नहीं है इनके पास। तो वोटिंग राइट्स नहीं है तो फिर बेटे इनको ओनर क्यों बोल रहे? सोचो सोचो जरा कि इन्हें ओनर क्यों बोला जा रहा है। इनके पास तो कोई राइट्स ही नहीं है, कोई अधिकार ही नहीं है, कोई भी वोटिंग्स नहीं है, कुछ भी पावर्स नहीं है। सर पावर है तो सही इनसे पहले डिविडेंड लेने का, अरे तो भैया फिर इनसे पहले इंटरेस्ट लेने का पावर तो इनको है, फिर तो ये बन जाएंगे ओनर। लेकिन इनको तो ओनर नहीं मानते, इन्हीं को क्यों मान रहे हैं? क्या रीजन है कि हम प्रेफरेंस वालों को क्या रीजन है कि हम प्रेफरेंस वालों को ओनर मान लें? बेटे आओ मैं समझाता हूं आपको। ऐसा करने के लिए सेबी और ऐसा करने के लिए कंपनीज लॉ हमें बाउंड करते हैं, हमें मजबूर कर रहे हैं। कौन? सेबी। सेबी और सेबी की बात कर रहे हैं बेटे, सेबी और कंपनी एक्ट 2000 ऐसा करने के लिए हमें मजबूर करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर को ओन फंड की तरह ट्रीट किया जाए, यानी इसे शेयर होल्डर्स फंड में रखा जाए, मालिक यानी स्वामी के बराबर माना जाए। हालांकि राइट्स इनको कुछ नहीं दिए, लेकिन मानते हैं। तो ऐसा सेबी कहता है, कंपनी एक्ट कहता है कि इस ही लिए, यानी यानी मैं बोलूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं क्या? हाँ, ओनर्स की तरह ट्रीट किए जाते। ओनर्स होते तो नहीं है, बट ट्रीटेड ट्रीटेड लाइक ओनर्स, ओनर्स की तरह ट्रीट, ठीक है? और ओनर्स ट्रीटेड लाइक ओनर्स,
और क्या रीजन है सर? और ये बस इसीलिए ट्रीट किए जाते हैं ऐसे, ये ट्रीट करने के पीछे रीजन है सेबी की गाइडलाइंस, सेबी ऐसा कहता है, एंड कंपनीज एक्ट 2013 ऐसा कहता है। आती के बाद समझ में? इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं अपन? ओनर्स, ओन फंड। यानी इन्हें इन्हें ओनर्स ट्रीट करना, इन्हें ओनर्स ट्रीट करना सिर्फ किस वजह से होता है? लीगली, यानी कानूनी, कानूनी बाध्यता भी बोल सकते, कानूनी रूप से, अदरवाइज इनके पास कोई ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, चलते वापस से। इक्विटी बोला, बिल्कुल। प्रेफरेंस, बिल्कुल। ये रिजर्व्स एंड सरप्लस क्यों ओन्ड फंड्स हैं? इसको ओन फंड्स क्यों कह रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? आओ आओ बेटे, रीजन के ऊपर बात करते हैं। देखें जरा, एक होता है इनकम स्टेटमेंट। बच्चों ये इनकम स्टेटमेंट है ना, कॉपी जरूर कर लेना। सर क्यों? क्योंकि मैं इसे पूरे एफएम में कई बार आपके सामने लेकर के आऊंगा, कई बार दोहराऊंगा, अगेन एंड अगेन। आता है आपको, मेरे को पता है यार, लेकिन लिखना पड़ेगा। क्या है? सबसे पहले सेल्स, हाँ, तो इसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, हाँ, वेरिएबल एक्सपेंस भी बोल सकते हो आप, ऐसा नहीं कि कॉस्टली वर्ड यूज किया जाए, बोल सकते हो। क्या बच जाएगा बच्चों? कंट्रीब्यूशन, लेस, क्या लेस करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अच्छा, फिर फिर क्या सर? तो बेटे फिर बच जाएगा PIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर से क्या लेस करोगे सर? इसमें से ना इंटरेस्ट लेस करेंगे, इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट लेस करने के बाद का जो प्रॉफिट आया वो क्या? ईबीटी कहलाएगा। सर ईबीटी मतलब अर्निंग्स बिफोर टैक्स, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। लेस क्या करेंगे ईबीटी में से? सर टैक्स लेस कर दीजिए। ओके, तो क्या बच जाएगा? बच जाएगा EAT, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। फिर सर फिर क्या लेस करते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर दिया। अच्छा ठीक है, फिर तो इसमें से क्या करेंगे? कहलाएगा अर्निंग्स, अर्निंग्स अवेलेबल टू शेयर, पूरा लिख रहा हूं आगे, शेयर। हम्म, हाँ, ये बेटे चलिए, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं एक एक छोटी सी चीज और डिस्कस कर, ये जो EBIT वर्ड यूज किया है ना, वर्ड यूज एज EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, का मतलब है क्या? और नाम से जानते हैं,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट, परिचालन लाभ। तो परिचालन लाभ, ठीक है। हाँ, मैं कुछ और डिस्कस करना चाह रहा था, ये मेरा पॉइंट नहीं था डिस्कस करना था, मैं कुछ और ही बात डिस्कस था। एंड द पॉइंट इज, ये अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना बेटे, इसमें से इसके दो हिस्से टक करते हैं। एक जो बांट दिया, जो बांट दिया, और एक जो नहीं बटा, जो नहीं बटा। जो बांट दिया यानी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या रे, डिस्ट्रीब्यूटेड ना। तो जो बांट दिया आपने वो क्या है सर, डिविडेंड है। ये लाभ है ना, लाभों का हिस्सा ही क्या कहलाता है, डिविडेंड। बोले तो लाभांश, लाभों का हिस्सा, लाभांश। और जो नहीं बटा, जो नहीं बटा वो क्या है, वो क्या है जो नहीं बटा, रिजर्व्स एंड सरप्लस, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रतिधारित आय, प्रतिधारित आय, या फिर और किस नाम से जानते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस, संचय एवं आधिक्य, संचय एवं आधिक्य, इनके नाम से। क्लियर है क्या बात। ये है हमारा इनकम स्टेट। सर ये इनकम स्टेटमेंट बीच में क्यों ले आए आप, क्या लेना देना था। अरे बेटे ऐसे चिल्लाते नहीं है, समझो किसी बात को। क्या बोलना चाह रहे थे आपको हम, कि इक्विटी शेयर्स ओनर्स की बात है, प्रेफरेंस ओनर्स है, रिजर्व्स एंड सरप्लस ये क्यों आ गए, हम इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं, आपसे ही, क्या सुन रहे हो ना, क्या बोल दिया मैंने, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, यानी डिविडेंड वालों को जो बटना था वो बट गया। ये सब कुछ किसका है, ये पूरा का पूरा, ये जो कुछ बच रहा है ना बेटे, ओ बेटे, ये जो कुछ भी बच रहा है, बच रहा है, सॉरी, बच रहा है, ये जो कुछ भी बच रहा है, ये क्या है, ये क्या है सर, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। तो बेटे एक बात बताओ ना, मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं कि आपने जो बांट दिया वो तो ठीक है, वो तो डिविडेंड है गया, लेकिन जो नहीं बटा वो किसका है, ये जो ये रिटेन्ड अर्निंग है, रिजर्व्स एंड सरप्लस रख ली भाई हमने, तो ये तो इक्विटी वालों का है, ये जो बच गया ये किसका है, तो ये बच गया ये तो कंपनी का है। अगर तुम ऐसी बात बोल रहे हो ना तो नालायक हो तुम। ये कंपनी की होती रिटेन्ड अर्निंग्स। ये पूरा का पूरा जो बटना था ना, ये किसको बटना था, इक्विटी वालों को। बट गया तो डिविडेंड, नहीं बटा तो भी है तो इक्विटी वालों का ही ना। कैसी बातें कर रहे हो यार। अगर मान लो मैं यूं कहता कि मेरे को यहाँ 100 रुपए मिले और मैंने 100 के 100 डिविडेंड में बांट दिए, तो फिर कुछ होता है क्या कंपनी का, नहीं तो, क्योंकि इक्विटी वालों का ही है इसलिए 100 उन्हीं को बटेगा। तो यार एक बात बताओ, 100 में से अगर 10 बांट दिए, 90 रख लिए, ये कंपनी की तो जिम्मेदारी है। आज नहीं बटा तो कल बटेगा, कल नहीं बटेगा तो परसों बटेगा, परसों नहीं तो जब कंपनी बंद होगी तब बटेगा, बटेगा तो इक्विटी वालों को। का मतलब क्या हुआ, का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिर्फ इतना सा हुआ कि रिटेन्ड अर्निंग्स भी हमारे ही सोर्सेज होते हैं, यानी ओनर्स के ही सोर्स। बात समझ में आती है क्या, अगर हाँ तो फटाफट से एक बार दोहरा दो इसी बात को। क्या बोल दिया मैंने, मैंने आपको बताया इक्विटी शेयर्स हमारे फंड्स है, प्रेफरेंस शेयर्स हमारे फंड्स हैं, और रिजर्व्स एंड सरप्लस इक्विटी वालों के ही तो हैं, ये भी हमारे ही।
बोरोड लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं। 1 साल से कम वाले शॉर्ट टर्म, 1 साल तक के मतलब, और 1 साल से ज्यादा वाले लॉन्ग टर्म। कुछ बताने की बात ही नहीं है। पहले मिड टर्म और चलता था, अब हटा दिया। हटा दिया तो इसका जिक्र करो ही मत यार, बोला ही मत करो ना क्लास में, क्यों क्यों पूछते हो जबरदस्ती। हट गया वो कॉन्सेप्ट। तो था क्या वैसे, ये बताओ ना जरा। अरे बेटे था कुछ नहीं। पहले क्या होता था, शॉर्ट टर्म होता था ना, उसको तो 0 से 3 साल लेते थे, 3 से 5 वाले को मिड टर्म लेते थे, और 5 से अबव वाले को लॉन्ग टर्म लेते थे। अब ये जब लेते थे ना, तो पता है तकलीफ क्या हो जाती थी, कि अकाउंटिंग में तो करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज चल रही होती है। वहां पे 1 साल से कम वाले को करंट और 1 साल से ज्यादा वाले को लॉन्ग टर्म बोल देते थे, यानी नॉन करंट। अब उसके बीच में ये मिड टर्म आ गया। अब ये मिड टर्म आ गया, एफएम यूज कर रहा है, एफएम में ये चीज यूज कर रहे हैं। अब इसको बैलेंस शीट में रखें कहां, और बैलेंस शीट से इनको लेके कहां, कैसे पता करें। तो एक एक पॉलिसी की टर्म थोड़ा ना उठाते, तो बेकार है यार, वो उसको हटा दिया, अब एलिमिनेट कर दिया, इसलिए सिर्फ 2 ही रखे। ये बैलेंस शीट के सिमिलर हो जाए, उसके बराबर हो जाए, इस वजह से इसको रखा गया। एंड यूजेस तो आपको मैंने बता ही दिया। लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया फिक्स एसेट्स खरीदने से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट्स करने से रिलेटेड है। शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल है, अपने बढ़िया वर्किंग कैपिटल की। और ये लास्ट क्या है, व्हाट इज दिस, डिविडेंड। अग्रीड विद दैट। तो बेटे हमने यहां तक का सफर कंप्लीट किया। आज इसी के रिस्पेक्ट में बात करी है क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसके ऑब्जेक्टिव्स भी देखने बाकी हैं, अभी और भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स देखने बाकी हैं। हाँ लगी जाते हैं हमको, दो तीन तीन चार क्लास तो लगती ही लगती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन को। सर इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आते हैं क्या, देखो हर एक चैप्टर से ये मत पूछा करो इससे क्वेश्चन आते हैं क्या। पहली बात तो ये कारण है, बहुत सारी चीजें बेस बनाने के लिए होती है। पहली चीज मैं आपको पूछूंगा बताओ, अब मैं आपसे डिस्कशन भी करूंगा, अभी तो हमने यही बात करी है। अभी मैं आपसे पूछूंगा बताओ सबसे सस्ता सोर्स कौन सा है, फिर हमको सस्ते सोर्स के लिए वापस से अपने इनकम स्टेटमेंट पे जाना पड़ता है, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रिगार्डिंग में डिस्कशन करना पड़ता है, फिर कभी कभी कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर भी जाना पड़ता है। अब ये बेसिक चीजें ही नहीं समझोगे तो फिर कैसे काम होगा भाई। तो इसलिए बेसिक समझने के लिए इसकी जरूरत हमारे को पड़ती है। आगे का सफर स्मूथ हो जाए, बार बार मुझे टर्म्स के ऊपर बार बार अगेन एंड अगेन डिस्कशन नहीं करना पड़े, उससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं बेटे, ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर लेते हैं। ठीक है, हाँ सोर्सेज वाला चैप्टर जरूर कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है, पूछ लेते हैं हम अगेन एंड अगेन। ठीक है, क्या दिक्कत है। ठीक है ना बेटे। तो अभी हमने ऐसा कोई विशेष काम नहीं कर लिया, अभी सिर्फ बेसिक के ऊपर बात करी है। अभी 3-4 क्लास है, यस ऑफ कोर्स आपके लिए लेकर के आएंगे वापस से और क्लासेस के। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।